हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस आप सभी का अगेन वेलकम करता हूँ रैंकर्स मंत्रा चैनल पर। तो देखो, इस चैनल के ऊपर अपन टू सीरीज हम रन करवा चुके हैं, जहाँ पर एक तो जहाँ पर अपन क्वेश्चन सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, और सेकंड अपन एक फॉर्मूला सीरीज और चला रहे हैं। इस फॉर्मूला सीरीज के अंदर अपन जो भी नीट या जेई के जो एस्पिरेंट हैं जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए अपन चैप्टर वाइज यहाँ पर फॉर्मूले अपन डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट उन्हीं फॉर्मूले को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर जो अपन चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो यूनिट एंड मेजरमेंट्स कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपन कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना, यकीनन इसके बाद आपका कोई न्यूमेरिकल इन फॉर्मूले से बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो देखो अपन को मालूम होना चाहिए कोई भी जो मेजर्ड वैल्यू होती है, कोई भी जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसके लिए जो एन और यू का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इस बात का ध्यान रखना। एन यहाँ पे क्या है, तो ध्यान रखो कि एन यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और यू यहाँ पर यूनिट है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट मैंने बोल दिया, इट मीन्स ये हुआ कि भी जो एन है वो यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे यहाँ पे मेंशन है। जो यू जो एन है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो मेन वाइल जो यूनिट है वो डिक्रीज होगी। और ऐसे में अगर अपन को यूनिट का और एन का अगर ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, तो ध्यान रखना इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसको अपन कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, याद रखेगा अगर इसके बीच में ग्राफ पूछ लिया जाए तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद में देखो, अब अगर हमको यहाँ पर टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, जैसे कि एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। अगर हमको कभी प्लेन एंगल अगर फाइंड करना हो, यानी थीटा फाइंड करना हो, तो किसी एक सर्कुलर पाथ पर अगर हमको एंगल पाथ मतलब एंगल मेजर करना हो, तो हम कैसे करेंगे, जो इसकी जो आर्क लेंथ है, इस आर्क लेंथ को हम रेडियस का डिवाइड करेंगे। यानी याद रखिए जो थीटा होता है वो एल अपॉन आर होता है, और इस थीटा की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है। और भी अपन यूनिट यूज करते हैं डिग्री वगैरह, पर ऐसा यूनिट की जब बात की जाएगी तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। सिमिलरली जो सॉलिड एंगल होता है उसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो सॉलिड एंगल है, इस सॉलिड एंगल के सामने फ्रंट में जो एरिया होगा, इस एरिया में हम क्या करेंगे, जो रेडियस है उसका स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, तो ऐसा हमारे पास सॉलिड एंगल फाइंड हो जाएगा। ओके, चलो, अब इसी में हमको एक बात और ध्यान रखना है कि अगर हमको कभी ये पूछ लिया जाए कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी कभी भी अगर यूनिट को अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो देखो रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया था, तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इन दोनों को इक्वल करके हम n2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। और n2 जो मैग्नीट्यूड है सेकंड सिस्टम में, वो कैसे फाइंड होगा, n1 इज इक्वल मतलब n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c। m यहाँ पर मास को बताता है, L यहाँ पर लेंथ को बताता है, T यहाँ पर टाइम को बताता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। A B C इनकी पावर्स है। चलिए, अब इसके अलावा देखो यहाँ पर एक और टॉपिक आता है डायमेंशन। तो देखो ध्यान रखिएगा कि जो डायमेंशन की बात आएगी ना, तो अगर कभी हमको डिफरेंशिएशन फॉर्म में दिया हो, अगर उनकी हमको डायमेंशन निकालनी हो, जैसे कि अगर पावर डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन लिख रखा है, इस फॉर्म में अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म में अगर लिख रखी कोई वैल्यू इक्वेशन, और ऐसे में हमको डायमेंशन निकालने के लिए कहा जाए, तो हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको अपन न्यूमिनेटर में रखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और उसको अपन डिनोमिनेटर में रखेंगे, साथ में उसकी पावर में कितने टाइम्स हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब इसका ऐसा है, इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। सपोज करो कि भाई मेरे पास में लिख रखा है जैसे कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना, जो अपन डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसी इक्वेशन बन के आती है। तो ऐसे में अगर इसकी डायमेंशन पूछा जाए ना, तो इसके डायमेंशन अपन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिए इसकी डायमेंशन आएगी, एक्स को अपन ऊपर लिखेंगे जो कि लेंथ होती है, जिसकी डायमेंशन एल होती है। और सिमिलरली जो टाइम है, नीचे टी का स्क्वायर रखेंगे, टाइम का स्क्वायर, और टाइम का जो डायमेंशन होती है टी होती है, तो T2 बन के आ जाएगा। तो ऐसे में अपन इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक और है यहाँ पर, अगर कभी इंटीग्रेशन की फॉर्म में दे दे, अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में जैसे वाई डी एक्स दे दिया, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो वाई मल्टीप्लाई एक्स होगा। जैसे इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि मेरे पास में एफ डी एक्स गिवन है ना, वर्क याद रखने को, ये जो मतलब फॉर्मूला लिखा गया है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स के लिए। अगर एफ डी एक्स लिखा हुआ है तो एफ के लिए यहाँ पर अभी इसकी यूनिट डायमेंशन बनानी है, तो हम सीधा एफ लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो एफ की डायमेंशन हम बता सकते हैं। तो एफ की जो डायमेंशन होती है वो m1 L1 T-2 होती है, और जबकि x की जो डायमेंशन होती है L1 होती है। तो इसको अपन सोल्व करके
इसकी फाइनल डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इंटीग्रेशन में अगर डायमेंशन निकालने के लिए कहा जाए तो हम इस तरीके से डायमेंशन निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके बाद में आता है, अच्छा डायमेंशन में और भी है कुछ कॉमन डायमेंशन है जिसको मैं लास्ट में कवर करूंगा। यहाँ पूरी एक टेबल है, उसको अपन कवर करेंगे लास्ट में, एंड में। अभी अपन यहाँ पर बात करते हैं बच्चों कि एरर के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट जो एरर आती है वो एब्सोल्यूट एरर आती है। देखो एब्सोल्यूट एरर अपन कैसे निकाल सकते हैं ना, एब्सोल्यूट एरर अपन कैसे निकालेंगे, तो अगर हमारे पास में कहीं पे देखो डिफरेंट डिफरेंट, मान लिया कि हमारे पास में कोई मेजरमेंट्स जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे कुछ डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं। अब इनमें हमको क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो देखो एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है, अगर A1 में एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो उसको सिंपल हम निकालेंगे कि डेल्टा A1 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1। तो ए मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन अपन, मीन का फॉर्मूला ये यहाँ पर रहा कि ए मीन निकालने का तरीका है कि जितना भी जो भी हमारे मेजरमेंट्स हैं, यानी कि A1 A2 A3 और जो भी और मेजरमेंट है, उसमें अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हम डिवाइड करेंगे। तो इससे हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी, मीन वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको अपन मीन वैल्यू भी बोलते हैं और इसी को अपन ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो मीन वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। अब आप क्या करो, किसी भी मीन वैल्यू का इंडिविजुअल जो मेजरमेंट था उसका डिफरेंस लो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड मतलब दोनों तरफ बार मोड ले लो। इसका मतलब यह है कि हमको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ये जो डिफरेंस निकल के आएगा ना, मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस निकल के आएगा, मतलब डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा उसको अपन कहेंगे A1 में एब्सोल्यूट एरर। देखो डेल्टा A1 किसको बताता है, A1 में एब्सोल्यूट एरर को बताता है। A2 किसको बताता है, डेल्टा A2 किसको बताता है, A2 में एब्सोल्यूट एरर को बताता है। अब अगर हम डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 अगर इन सब का हम क्या करना चाहते हैं, इनका मीन निकालना चाहते हैं, इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना चाहता हूँ, क्या फाइंड करना चाहता हूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उस कैसे मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो मैं जो इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट एरर आई यानी कि डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, और इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, तो इससे क्या आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। मीन एब्सोल्यूट एरर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा ए मीन, या फिर मैं ए डेल्टा ए पे बार लगाकर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है, पहले मीन वैल्यू निकालेंगे, फिर इंडिविजुअल में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल देंगे। अब इसके बाद में आता है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर भी जिसको हम कहते हैं। तो देखो रिलेटिव एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है उसमें आप क्या करो, मीन का डिवाइड कर दो। मीन एब्सोल्यूट एरर में मीन का डिवाइड करो तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कहेंगे। अब इसी को अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर बोलेंगे। अब देखो एक चीज का बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास में कहीं पे मेजरमेंट लिख रखा है, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा हुआ है, अब अगर इसमें हमको पहचानना है कि इसमें मीन वैल्यू कौन सी है या फिर जो एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर इसमें से कौन सी है, तो याद रखिएगा कि जो आगे जो वैल्यू लिख रखी होती है ना, इस वैल्यू को हम बोलते हैं मीन वैल्यू। देखो मीन वैल्यू भी बोल सकते हो, एक्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हो, मीन एब्सोल्यूट, और इसके अलावा ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो। जबकि ये जो सेकंड जो वैल्यू है ना डेल्टा ए, ये डेल्टा ए हमको बताता है मीन एब्सोल्यूट एरर को बताता है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर को बताता है, इस बात का हमको ध्यान रखना। ओके, चलिए तो अगर मुझे अगर इस देखो अभी इस वैल्यू में अगर मुझे क्या निकालने का कहा जाता है कि चलो इसमें एब्सोल्यूट एरर, इसमें मतलब कि रिलेटिव एरर निकाल के बताओ। तो इसमें रिलेटिव एरर में कैसे निकालता, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा ए में मीन वैल्यू यानी ए का डिवाइड करता, इससे मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो जाती है। अगर इसमें मुझे परसेंटेज एरर निकालने के लिए कहा जाता तो मैं क्या करता, इसको 100 से मल्टीप्लाई करता, तो इससे मेरे लिए क्या फाइंड हो जाती, परसेंटेज एरर फाइंड हो जाती। ओके, तो इस तरीके से करेंगे। चलिए, तो ये तो हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। अब इसके बाद में आती है, देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखो एक यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला और बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो डायरेक्ट याद रखना इसको हमको, कि अगर हमको कभी कहा जाए कि हमारे पास में 2 रजिस्टर्स दे दें, कि भाई कोई ऐसा कह दिया जाए कि एक रजिस्टर है R1 और एक रजिस्टर है R2, 2 रजिस्टर हमारे पास, और इन दोनों का मेजरमेंट दे दे, जैसे कि कह दिया R1 का जो मेजरमेंट है वो R1 प्लस डेल्टा R1 है, और सेकंड जो है वैल्यू हमारे पास में R2 प्लस डेल्टा R2 है ना। समझ में आ रहा है ना, डेल्टा R1 क्या है, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर है, वाइल डेल्टा R2 मीन एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड रजिस्टर। अब हमें क्या कहा जाए कि हमें क्या करना है कि अगर इन दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा, जो इक्विवेलेंट रजिस्टर आएगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो आर इक्विवेलेंट को फाइंड करना, तो देखो आर इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम फाइंड करते हैं R1 प्लस R2। देखो
एक चीज का ध्यान रखो, अगर मेरे पास में R1 था तो इस R1 के अंदर क्या था, R1 के अंदर मीन वैल्यू भी आएगी, एब्सोल्यूट एरर भी आएगी। R2 जो मेजरमेंट है इसमें भी मीन वैल्यू भी आएगी, एब्सोल्यूट एरर भी आएगी। अगर मैं इन दोनों मेजरमेंट को मैं ऐड कर मतलब कि आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ, तो होगा क्या, जो आर इक्विवेलेंट आएगा तो उसमें भी क्या होगा, एक तो मीन वैल्यू होगी और उसी में क्या होगी, एक एरर भी होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अगर मुझे ये आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो मैं आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करूंगा, सिंपल सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, तो सिंपली ऐड कर देंगे। लेकिन अगर मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है ना, तो मैं मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालूंगा, तो मैं फाइंड करूंगा डेल्टा R1, पहले में जो एरर थी डेल्टा R1, सेकंड में जो एरर है डेल्टा R2, उन दोनों का आप सम कर दो, वो एडिशन जो होगा वही किसको बताएगा, डेल्टा R को बताएगा। यानी कि अगर फाइनल अगर हमारे को आंसर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इस R इक्विवेलेंट को मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा और ये जो डेल्टा R है इस डेल्टा R को मैं कहाँ प्लेस करूंगा, यहाँ पर प्लेस करूंगा। ओके, इससे हम फाइंड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में देखें। अब देखो अगर ये कहा जाए कि ये अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो अगेन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें क्या आएगी, एक तो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी और उसी इक्विवेलेंट वैल्यू के अंदर क्या होगा, कुछ मीन एब्सोल्यूट एरर भी होगी। अगर मुझे इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे करूंगा, सिंपली जो फॉर्मूला होता है रजिस्टर कॉम्बिनेशन का कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आया कहाँ से, यहाँ से आया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यहाँ से R इक्विवेलेंट फाइंड किया, तो ये आर इक्विवेलेंट फाइंड हो गया। अब मुझे तो डेल्टा आर और निकालना है, तो देखो डेल्टा आर निकालने का यहाँ पे एक फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट जो हमको ध्यान रखना है कि डेल्टा आर अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन डेल्टा R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन डेल्टा R2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और यहाँ से हम क्या फाइंड कर देंगे, डेल्टा आर फाइंड कर देंगे। कैसे फाइंड होगा, R1 अपॉन डेल्टा R1 का स्क्वायर प्लस R2 अपॉन में डेल्टा R2 का स्क्वायर, और इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डेल्टा आर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब अगर उसको इसमें अपन रिलेटिव एरर निकालने के लिए कहा जाए कि बताओ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिलेटिव एरर क्या बन के आएगी, तो सिंपली हमको क्या करना है, डेल्टा आर तो हम फाइंड कर चुके हैं, इस डेल्टा आर में हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट का डिवाइड कर देंगे और उसी से हमारे पास में क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, सॉरी रिलेटिव एरर आ जाएगी। अगर परसेंटेज एरर पूछा तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे, देखो प्रोपोगेशन ऑफ एरर की बात करते हैं ना, प्रोपोगेशन एरर। तो देखो प्रोपोगेशन ऑफ एरर को हम कैसे समझेंगे कि हमें कहा जाए कि भाई अगर हमारे पास में कोई दो मेजरमेंट है, ए है बी है, अगर मैं इन दोनों को क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता है ऐड, यानी अगर सम करना चाहते हैं तो एरर कैसे निकलेगी। तो देखो एरर निकालने का तरीका ये है कि देखो हमेशा ध्यान रखो, जब ए में और बी में अगर मैं एडिशन का ऑपरेशन निकालता हूँ, ए का मेजरमेंट हमको दे रखा है कि ए प्लस डेल्टा है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो जब मैं इसका ऐड करके जब जेड निकालूंगा, उस जेड के अंदर यानी कि ए प्लस बी करूंगा, दोनों मेजरमेंट का ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो उस केस में होगा क्या, वहां पर भी क्या आएगी, एक मीन वैल्यू आएगी, एक ट्रू वैल्यू आएगी। तो मीन वैल्यू ये रही हमारी, और उसी के अंदर क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर भी आएगी, वो मीन एब्सोल्यूट एरर यहां पर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बात आती है कि जो मीन वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, तो देखो मीन वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जो ऑपरेशन हमको करने के लिए कहा गया है वो ऑपरेशन कर दो। यानी कि अगर एडिशन करने के लिए कहा गया है तो आप क्या करो, जो ये जो मीन वैल्यू है ना, पहले मेजरमेंट की जो मीन वैल्यू है, सेकंड मेजरमेंट की जो मीन वैल्यू है, उन दोनों मीन वैल्यू को ऐड कर दो, ये सिंपल सा। अगर मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल जो एरर थी यानी कि जो डेल्टा ए थी डेल्टा बी थी, उनका हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, एडिशन कर देंगे। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, देखो मीन वैल्यू के केस में तो क्या होगा, जो ऑपरेशन बोलेगा हम वही लगाएंगे। अगर प्लस करने कह रहा तो यहाँ पर अपन प्लस साइन यूज करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करने कह रहा तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट वाला साइन यूज करेंगे। याद रखना ये बीच वाला है ना, अगर मीन वैल्यू के लिए कहा गया मतलब एडिशन के लिए बोला गया तो प्लस कर देंगे और सब्ट्रैक्शन के लिए बोला तो माइनस कर देंगे। ओके, मीन वैल्यू के केस में। लेकिन जब बात आएगी ना एरर के अंदर, तो ध्यान रखना एरर के केस में चाहे वो एडिशन के लिए बोले चाहे वो सब्ट्रैक्शन के लिए बोले, जो साइन आएगा वो हमेशा कौन सा यूज किया जाएगा, पॉजिटिव साइन यूज किया जाएगा, प्लस साइन यूज किया जाएगा। हमको हमेशा एरर जो एब्सोल्यूट एरर है उसको हमेशा हमको ऐड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम मैक्सिमम एरर निकालना चाहते हैं। जब भी ऐसा वैल्यू फॉर्मूला है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमसे आपसे हमेशा मैक्सिमम एरर पूछेगा, तो मैक्सिमम एरर तभी आएगी जब हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ओके, चलिए अब अगर इसी में आपको परसेंटेज एरर पूछे तो कोई बात नहीं, जो जेड जो आएगा, अब देखो अगर अपन जेड निकालें, जेड क्या दोनों का एडिशन है, अब जब तुम एडिशन करोगे तो उसमें क्या आएगा,
एक तो मीन वैल्यू आएगी और साथ में क्या आएगा, उसमें एरर भी आएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा जेड मैंने बता दिया यहाँ से निकाला जाएगा, और जेड कैसे निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा। तो अब परसेंटेज एरर पूछा तो हम क्या कर देंगे, डेल्टा जेड में जेड का डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास में प्रोडक्ट और डिवीजन है, तो देखो प्रोडक्ट और डिवीजन में जब एरर निकालते हैं वो रिलेटिव एरर के टर्म में फाइंड करते हैं। तो अगर ए और बी था तो रिलेटिव एरर के टर्म में क्या है, तो देखो जेड में रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ए में ए का जो मेजरमेंट था उसमें रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू। बी में कैसे निकली, मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी अपॉन में बी में मीन वैल्यू। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल एरर के केस में, अब मैं फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट और डिवीजन में एरर निकाल सकते हो। अब अगर मुझे जेड निकालना है तो मैं डेल्टा जेड निकालना है तो मैं जेड को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर याद रखना है कि जो देखो जब अपन यहाँ पर जेड निकाल के लेकर आएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, तो जेड में क्या होगा, दो चीज़ होगी, एक तो जेड होगा मीन वैल्यू और एक डेल्टा जेड होगा। तो डेल्टा जेड कैसे निकलेगा, ये यहाँ से निकाल दिया मैंने। जेड कैसे निकलेगा, तो जेड मैंने कहा था कि जो ऑपरेशन बोला वो लगा देना है, एडिशन तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिवीजन की बोला तो दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इन इन सभी को अपन क्वेश्चन से भी समझेंगे, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है जहाँ पर मैं इसके क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर मैं इसको अच्छे से अप्लाई करना भी सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट, एरर इन पावर्स। देखो पावर में एरर कैसे निकालनी है, तो बहुत ही आसान है। अगर हमको कभी इस तरीके से आपको वैल्यूज गिवन हो कि जेड इज इक्वल टू ए की पावर एम, बी पावर एम, सी पावर एम, सी पावर पी, इसमें अपन को एरर निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, जेड में फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड। इसमें एरर कैसे निकालेंगे, तो जो पावर होगी वो पावर मल्टीप्लाई में आएगी, और फिर जो ए है उसमें ए में रिलेटिव एरर लिख दो। ध्यान रखना यहाँ पर हर एक केस में साइन पॉजिटिव यूज किया जाएगा, सभी में हमको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। यानी ए एम के केस में एम आगे आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, एन आगे आएगा और डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा। इस वाले केस में क्या होगा, जो पी है वो आगे आएगा, डेल्टा सी अपॉन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं। ओके चलिए, अब देखो बात जब मेजरमेंट की हो रही है तो यहाँ पर मेजरिंग डिवाइस हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। देखो वर्नियर कैलिपर्स का जो डायग्राम होता है वो इस तरह किस होता है, ये वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम है यहाँ पर। ओके, जिसमें ये इसको अपर जा बोलते हैं, जो कि इनर डायमीटर को मेजर करने के लिए यूजफुल होता है। ये लोअर जा, ये जो काम करती है, ये आउटर जा डायमीटर को मेजर करने के लिए काम आती है। और ये अच्छा, इसमें स्केल्स याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है स्केल्स। स्केल के अंदर देखो यहाँ पर एक तो ये मेन स्केल है, और एक यहाँ पर ये वर्नियर स्केल है ना। देखो वर्नियर स्केल पर कुछ यहाँ पर डिविजन्स गिवन है, मेन स्केल पर भी यहाँ पर कुछ डिविजन्स गिवन है। तो अब यहाँ पर देखो इसका जब अपन यूज़ करते हैं ना, चाहे कोई भी मेजरिंग डिवाइस हो, तो वहाँ पर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है लीस्ट काउंट। क्या आती है, लीस्ट काउंट। देखो लीस्ट काउंट अपन यहाँ पर फाइंड करें तो उससे पहले हमको यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमको फाइंड करना जरूरी होता है। देखो सबसे पहले देखो अपन क्या करते हैं, लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए, ऐसे तो देखो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो। लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो MSD 1 MSD माइनस 1 VSD, पहले तो ये याद रखो। MSD मतलब क्या, मेन स्केल डिवीजन। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैंने जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया, मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसका मतलब मुझे MSD की वैल्यू पता होनी चाहिए, VSD की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो मैं माइनस करके मैं लिस्ट काउंट निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर VSD की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो देखो जब भी ऐसी बात आएगी ना, तो क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन करेगा कि कितने मेन स्केल, कितने वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। डिवीजन मतलब कि तो ये पार्ट्स है ना, पार्ट्स। अगर अपन यहाँ पर काउंट करते, देखो यहाँ पर काउंट करते हैं, यहाँ पर ये डिविजन दे रखे हैं, तो इसमें कितने वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, पहले हमको लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई जो x वर्नियर स्केल डिवीजन y नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन का अगर इक्वल है, अब यहाँ पर कुछ नंबर आएगा, जैसे कि नॉर्मल जो अपन यहाँ पर जो यूज करते हैं अपन, मतलब जो नॉर्मल जो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, वहाँ पर 10 VSD जो होते हैं वो 9 MSD के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन मेंशन कर देगा, ऐसा तो बताएगा तुमको कि भाई कितने VSD कितने MSD के इक्वल है। तो कुछ नंबर्स क्या होंगे, VSD के कुछ नंबर MSD के इक्वल होंगे। यहाँ से अगर x VSD अगर y MSD के इक्वल है, तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, 1 VSD। तो 1 VSD निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो x जो नंबर है VSD के साथ, उसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड में ले जाऊंगा। तो ये क्या बन के आएगा, 1 VSD इक्वल टू y अपॉन x MSD। इसका देखो साथ एग्जाम्पल लेकर भी समझने की कोशिश करो। देखो
जैसे मैं कहता हूँ कि जो 10 VSD है, 10 VSD वो 9 MSD के इक्वल है, 9 MSD के इक्वल है। तो इस केस में देखो 1 VSD किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 VSD होगा 9/10, इट मीन्स 0.9 MSD के इक्वल होगा। ओके, अब देखो MSD क्या होता है, अच्छा इसको वैल्यू पुट कर दो। देखिए ये आया। अब देखो लिस्ट काउंट का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, लिस्ट काउंट को अपन वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। क्योंकि अभी जो 2024 के अंदर जो क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, यहीं से क्वेश्चन बना था, और वहां पर लिस्ट काउंट बोलने के बजाय उसने वर्नियर कांस्टेंट टर्म यूज की थी, तो उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लिस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो VSD हम निकाल चुके हैं y/x MSD, तो मैंने यहाँ पर 1 MSD एज इट इज रखा, माइनस y/x MSD रखा। इसको आप एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे तो x माइनस y/x आ जाएगा, और यहाँ पर MSD आ जाएगा। अब ध्यान रखो ये MSD क्या है, देखो MSD आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा। MSD का मतलब कि वन मैन स्केल डिवीजन, मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये जो हमारे पास में ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ना, तो ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ना, इस वर्नियर कैलिपर्स के अंदर, इस वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जो एक डिवीजन है, याद ये वाला डिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ये डिवीजन, तो ये जो यहाँ पर ना, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये जो वन डिवीजन है ना, इस वन डिवीजन की वैल्यू क्या है, वो 1 MSD को बताता है, और वो यहाँ पर लिखा हुआ भी होता है कि वो 1 MSD क्या, वो ये जो स्केल हो किसमें, सेंटीमीटर मीटर किसमें क्या दे रखा है, वो आपको मेंशन करता है। क्वेश्चन में भी मेंशन करेगा तो 1 MSD, अदरवाइज हम निकाल भी सकते हैं। MSD निकालने का यहाँ पर तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखो कि कितने, ये मतलब कि यहाँ पर कितने डिविजन्स हैं, इन डिविजन्स में क्या करो, एक देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ये सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है, सेंटीमीटर में, तो मैं क्या कहूँगा कि ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया टोटल। तो 1 सेंटीमीटर में क्या करो, नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दो 1/10 से, इससे आप क्या कर सकते हो, 1 MSD की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए, अब इसके बाद में आता है हमारे पास में, तो इस तरीके से अपन लिस्ट काउंट निकालेंगे। अब देखो आता है मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, तो देखो मेजरमेंट करने का सिंपल सा तरीका है, किसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, MSR प्लस VSR इंटू LC। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो मेन स्केल रीडिंग है, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग में अपन क्या करेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग का लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो वर्नियर स्केल, इस कोर्स में देखो मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब क्या है, जैसे मैं यहीं पर समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर समझ देखो, तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ। देखिए मान लिया कि देखो यही हमारे पास में डिवाइस है, ठीक है, इस डिवाइस के अंदर मुझे समझना है कि MSR और VSR क्या होगा, ठीक है। देखो तो MSR के लिए अपन देखो ये देखते हैं कि जो वर्नियर, देखो ये वर्नियर स्केल है, MSR में हम क्या करते हैं कि जो मेन स्केल का, सॉरी वर्नियर स्केल का ये जो जीरो है ना, ये जीरो मेन स्केल से कहाँ पर, मतलब कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, तो मान लिया देखो 5 के जस्ट 5 के आसपास कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जहाँ पर वो कोइंसाइड कर रहा है या उसके पास आ रहा है, तो वो कोइंसाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर कोइंसाइड किया तो वही हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अगर उस वैल्यू के जस्ट एक आगे आ रहा है तो हमको बैक, पीछे वाली लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हम कंसिडर करना होता है। मतलब अगर हमारे पास में ये जो जीरो है, यानी कि इसका जो जीरो है, अगर वो जीरो क्या आता, इधर 5 है और इधर इस तरह के डिवीजन है, अगर इसका वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे आता, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन से जस्ट पहले वाली वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में जो MSR की वैल्यू होगी ना, वो MSR की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। कितनी होगी, 5। अब मुझे VSR भी चाहिए। देखो VSR बेसिकली ये होता है कि जो वर्नियर स्केल का जो कोई एक डिवीजन जो होगा, वो मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा, और वो जो नंबर कोइंसाइड करेगा ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं कैसे करूंगा, जैसे कि मान लिया कि जैसे कि ये वाला नंबर यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, 6 मेन स्केल और वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से काउंट करोगे कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अगर 6 है तो 6 VSR हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरीके से अपन MSR और VSR की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर क्या, फिर सिंपल सी फॉर्मूला लगा देना। तो फॉर्मूला क्या तो फाइनली हमारे पास क्या बन के आएगा कि MSR इक्वल टू VSR इंटू LC मतलब लिस्ट काउंट। ओके, चलिए, अब देखो इसमें एक चीज और होती है, जीरो एरर भी होती है। जीरो एरर टू टाइप्स से होती है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है वो राइट साइड में होता है, और जबकि नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट साइड में होता है। देखो इसको भी समझ लो, देखे एक बार समझ लो, बहुत आसान है। देखो
इसका मतलब देखो ये हुआ यहाँ पर कि भाई देखो जब अपन कोई भी रीडिंग ले रहे हैं तो ये जो वर्नियर स्केल है ये यहाँ पर आना चाहिए ना, ये वर्नियर स्केल है ना, पूरा पूरा इधर उठ के आएगा। तो अगर वर्नियर स्केल देखो जब अपन कोई भी रीडिंग नहीं ले रहे हैं तो उस केस में होना क्या चाहिए, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के साथ में क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। अगर ये कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर जीरो किधर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर वो जीरो अगर वर्नियर स्केल का जीरो अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो समझ आना कि वो कौन सी एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है। अब जीरो एरर निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला है सिंपल सा। तो फॉर्मूला क्या है कि आपको क्या करना है, वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उससे पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगी। और नेगेटिव जीरो एरर में भी क्या करना है, जो वर्नियर स्केल रीडिंग का जो है उसको लीस्ट काउंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उससे क्या आ जाएगी, नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगी। पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपन जो वी की जो वैल्यू लेते हैं ना, एक्चुअल में जो वी की वैल्यू जो यहाँ पर फाइंड की जाएगी वो फाइंड कैसे होगी, टोटल नंबर ऑफ, मतलब इसको ऐसे फाइंड करना कि जो टोटल नंबर ऑफ, देखो इसमें वीएसआर की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो नंबर ऑफ वीएसडी है ना, टोटल नंबर ऑफ वीएसडी माइनस जो कॉन्साइड वीएसआर, ऐसा करना है इसको। मतलब वीएसआर लिखो, वर्नियर स्केल कॉन्साइड। देखो इसको कैसे करना है, नेगेटिव, देखो पॉजिटिव जीरो एरर में तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव जीरो एरर का, देखो पॉजिटिव जीरो एरर में तो क्या होगा कि जब आपने इसको क्लोज किया, देखो जब हमने इसको क्लोज किया तो इसका जो जीरो है ना, मतलब इसके साथ कॉन्साइड करना चाहिए पर कॉन्साइड कर नहीं रहा, तो उस केस में जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा तो कोई और कॉन्साइड कर रहा होगा। तो मान लिया कि अगर 4 नंबर कॉन्साइड कर रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर की बात करता रहा हूँ, अगर 4 नंबर कॉन्साइड कर रहा है, 4 नंबर कैसे काउंट करोगे, इधर से राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करोगे। अगर 4 नंबर कॉन्साइड कर रहा है तो वही हमारे लिए वीएसआर होगा। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर नेगेटिव जीरो एरर की बात है, यानी कि स्टार्टिंग में जो जीरो है वो लेफ्ट साइड में है, तो उस केस में जो वर्नियर स्केल रीडिंग होगी ना वो इस तरीके से होगी कि जो पॉइंट, मतलब जो पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, मान लिया कि कोई 6 नंबर कोई 5 नंबर कोइंसाइड कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 को भी एसआर वैल्यू नहीं लेंगे अपन, 5 को भी एसआर नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ 10 है, तो इस 10 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे। 10 में से 5 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना वो वीएसआर का काम करेगी। सिंपल सा ध्यान रखना, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर में तो सीधा सीधा नंबर लेना है, और नेगेटिव जीरो एरर में क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है उसमें से क्या करेंगे, हम जो टोटल नंबर ऑफ वीएसडी है उसमें से अपन माइनस करेंगे, कौन सा नंबर कौन साइड कर रहा है उसको माइनस करना, तब वीएसआर होगा। उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो और वही हमारे लिए क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके चलिए, अब जब आप जीरो एरर निकाल दोगे, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो आप क्या करोगे, लास्ट में जो हमारे पास में आंसर आएगा उस रीडिंग में से हम क्या करेंगे, जो जीरो एरर है उसको माइनस करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो हम लास्ट में क्या करेंगे, जो भी हमारी रीडिंग आ रखी है, जो मेजरमेंट आ रखा है उसमें क्या कर देंगे, जो जीरो एरर हम निकाली है उसको अपन ऐड करेंगे। उल्टा होता है, नेगेटिव जीरो एरर में अपन प्लस करते हैं और पॉजिटिव जीरो एरर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक लास्ट यहाँ पर एक और मेजरमेंट मेजरिंग डिवाइस है, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में क्या होता है, देखो इसका शेप आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है कि ये एनविल होता है, स्पाइंडल ये होती है। मैं इसमें देखो, इसमें 2 स्केल होते हैं, एक तो मेन स्केल होता है, ये मेन स्केल, ये मेन स्केल है ना, इसी को अपन, ये मेन स्केल है ना, इसी को अपन रेफरेंस लाइन भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, याद रखना इसको रेफरेंस लाइन भी बोला जाता है, रेफरेंस लाइन, इसी को रेफरेंस लाइन भी बोला जाता है। ये सर्कुलर स्केल, देखो सर्कुलर स्केल यहाँ पर लिखी हुई, ये जो वैल्यू है यहाँ पर जो वैल्यू लिख रखी है इसको अपन सर्कुलर स्केल बोलते हैं। ओके, और स्लीव ये यू फ्रेम है और यहाँ पे रेचेट है, इसको यहाँ से अपन रोटेट करवाते हैं ना। तो ये देखो, ये सिंपल सा यहाँ पर डायग्राम है स्क्रू गेज का। अब देखो, जब स्क्रू गेज की बात आती है तो इसमें भी कुछ चीज़ें होती है, टर्म्स होती है जो हमको ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, एक तो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी, एक मेन स्केल रीडिंग होगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं लिस्ट काउंट की। देखो लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन टोटल CSD, पिच पिच अपॉन टोटल CSD, टोटल CSD में सर्कुलर स्केल डिवीजन। मतलब ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये जो सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल पर टोटल कितने डिवीजन वो आपको मेंशन करेगा, 50 100 वो आपको मेंशन करेगा। तो जितने डिवीजन है उसमें पिच में उसका डिवाइड कर दो, उससे हमारा लिस्ट काउंट फाइंड हो जाएगा। अब बात आ रही है यहाँ पर, देखो पिच क्या है, एक टर्म है पिच। देखो पिच बेसिकली इसकी डिफाइन क्या होती है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। यानी कि अगर मैं सर्कुलर स्केल को मैं कंप्लीट एक बार रोटेट कर दूं तो उस केस में इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो जब भी अपन
देखो ध्यान रखो कि जब भी अपन इस सर्कुलर स्केल को मैं इसको जब रोटेट कराऊंगा, जब इसको अपन रोटेट करेंगे, तो जब रोटेट कर रहे होंगे ना, तो ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, क्या लेफ्ट साइड की तरफ डिस्प्लेस करा होगा। तो ये कितना डिस्प्लेस करता है, मान लिया कि इतना डिस्प्लेस किया, तो ये जितना डिस्प्लेस करेगा ना, वही क्या होगी हमारे लिए पिच होगी। तो अगर कोई कभी आपको कहता है कि ये इसको 10, अब ध्यान रखना ये वन वन रोटेशन के अंदर है, कि एक बार सर्कुलर स्केल को जब आप कंप्लीट रोटेट कर रहे हो तब वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसको बता रहा है। अगर मैं कहता हूं कि वो मान लिया कि यहाँ पर बात करते हैं कि मतलब 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर वो क्या कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितने राउंड्स में, मान लिया कि भी 4 राउंड्स के अंदर। अगर वो कहता है कि 4 राउंड के अंदर, 4 राउंड मतलब 4 कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर अगर 4 mm जा रहा है, तो उस केस में हमको तो 1 रोटेशन के अंदर चाहिए, 1 रिवोल्यूशन मतलब 1 कंप्लीट सर्कल, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास पिच होगी। तो सिंपल सा है कि एक बार कंप्लीट रोटेशन करने पर वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। रीडिंग निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करोगे, जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग समझ गया ना, ये यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो रीडिंग लिख रखी है ना, इसको मेन स्केल रीडिंग कहते हैं। तो जो मेन स्केल रीडिंग है, इस मेन स्केल रीडिंग में अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग और लिस्ट काउंट का। ओके चलिए, अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एरर यहाँ पे भी होती है, सेम कॉन्सेप्ट जो उसमें लगाया था इसमें भी पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर होती है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो कॉमन डायमेंशन है। तो देखो हमें क्या ध्यान रखना है, देखो एक एक की याद रखना मुश्किल है, पर अपन ये जरूर याद रख सकते हैं कि किन किन की सेम डायमेंशंस होती है। तो देखो सेम डायमेंशन वाली यहाँ पर क्वांटिटीज है जो हमको ध्यान रखना है। जैसे देखो ध्यान रखो जो स्ट्रेन होता है, यहीं से देखो ये डायमेंशन लेस, देखो कुछ डायमेंशन यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज बताई जा रही है जो डायमेंशन लेस है, इन सब ये सभी डायमेंशन लेस है, इनको ध्यान रखना। चाहे स्ट्रेन हो गया, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, फेज, डिस्टेंस, ग्रेडियंट, रिलेटिव परमेबिलिटी, तो ये जितने भी क्वांटिटीज है, परमिटिविटी, एंगल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, रेनॉल्ड्स नंबर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, मैकेनिकल एक्विवेलेंट ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये सारी जो क्वांटिटीज होती है, ध्यान रखना ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इनमें इनकी डायमेंशन m0 l0 t0 होगी। मास की हम जानते हैं, ध्यान रखो। अच्छा, मोमेंटम और इंपल्स याद रखना, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, जो इंपल्स होता है वो इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम के, याद रखिएगा। इसके अलावा थ्रस्ट, फोर्स, वेट, टेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट सबकी डायमेंशन सेम होती है। प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, हाँ ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, प्रेशर की, स्ट्रेस की, यंग मॉड्यूलस, जो भी कोई भी टाइप का मॉड्यूलस हो, सबकी जो डायमेंशन होती है वो सेम रहती है। यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, सबके डायमेंशन सेम होती है। एंगुलर मोमेंटम, प्लांक कांस्टेंट, इसकी भी सेम होगी, कितनी होगी यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख चेक कर सकते हो। एंगुलर एक्सेलरेशन जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये भी सेम होती है। सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट सबकी सेम होती है। लेटेंट हीट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, m0 l2 t-2। तो ये देखो जितनी भी डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन आपको याद रखनी है, ध्यान रखने की किसकी किसकी सेम होती है। इससे क्या होता है कि कभी कभी ऑप्शन के अंदर पूछ लिए जाते हैं किसकी सेम है किसकी नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपके सामने डायमेंशन है, इन डायमेंशन को हमको बार बार प्रैक्टिस करना है और याद करने की भी कोशिश करनी है। ओके, तो डायमेंशन इनको सीधा याद रखने वाली है चीज़ें जो हमको ध्यान रखनी है। पावर की डायमेंशन होगी, तो पावर जो डायमेंशन रहती है वो m/l2 t-3 होती है। ये टाइम टाइम कांस्टेंट टाइम, ये ध्यान रखना, इसके डायमेंशन t1 होती है। तो इन सब के अपन डायमेंशन याद रख सकते हैं और याद रखनी भी है। तो यही है यूनिट एंड मेजरमेंट्स के अंदर। तो फाइनली ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब रही बात इसकी पीडीएफ है, तो इसकी पीडीएफ मैं बच्चों ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी आई होप ये जो लेक्चर आपके लिए यूजफुल, मतलब आपको समझ में आया होगा, चीज़ें आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। इसके अलावा एक अपन क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है, उस क्वेश्चन सीरीज को जरूर ज्वाइन करें उसका, और आपको मिल जाएगा उसका जो मतलब डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे रखा है। अदरवाइज जो टेलीग्राम चैनल भी अपन ने बना रखा है, उस टेलीग्राम चैनल को उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर मैं इसकी जो पीडीएफ वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में।